हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 11वीं क्लास का चैप्टर है। विश्वास मानिए इससे कीमती चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक का ये चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में इसका यूज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज है। तो सोचिए कोई ऐसा चैप्टर मिल जाए जो ऑर्गेनिक में हो, इनऑर्गेनिक में हो, फिजिकल केमिस्ट्री में हो। 11th में भी यूज है, 12th में पी ब्लॉक पढ़ोगे वहां भी इसका यूज है ना। और अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में चैप्टर पढ़ोगे वहां भी इसका यूज है। और कंपटीशन में तो कोई इसका जवाब ही नहीं है, चाहे नीट हो, जेई हो या अदर कंपटीशन हो, वहां भी इसका बहुत बड़ा यूज है। तो इतना बेशकीमती चैप्टर आपने कभी सुना नहीं हो, तो इसको टिका टिका के, रोक रोक के, स्टिल करके पढ़ना है बार बार। तो आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग हेडिंग डाल दीजिए। ये हमारे चैनल का नाम है विद सर शॉर्टकट की। इस चैप्टर में हम आपको बहुत सारी शॉर्टकट की सिखाएंगे जिससे क्वेश्चन विद इन अ सेकंड निकल आए, है ना। तो आज तो इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या। तो देखिए, तो इस चैप्टर में अगर हम देखें तो मेनली तो टाइप ऑफ बॉन्ड रहेगा इसके अंदर। तो हम कई प्रकार के बॉन्ड पढ़ेंगे इसमें, जैसे आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखेंगे, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड देखेंगे, है ना। उसके बाद कुछ रूल्स बताएंगे आपको, फाजान्स रूल आएगा, है ना। इसके बाद में आपको इसी चैप्टर के अंदर डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया जाए। बहुत सारी चीजें, ये जितने भी बॉन्ड पढ़ रहे हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी कंडीशंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आएगा हाइब्रिडाइजेशन। फिर आप इसी के अंदर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसी के अंदर पढ़ेंगे वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ऐसे बहुत चीजें अभी आपको शुरू में बता देंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बता रहे हैं। तो हम समय ना खर्च करते हुए इस चैप्टर में एंट्री करने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल दें सबसे पहले कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कितने टाइप के बॉन्ड्स होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों जरूरी है इसका होना, है ना। तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे, है ना। तो बिल्कुल भी हम समय नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि आपको बता दें इसके ऊपर लगभग मान के चल लो करीब करीब 14-15 लेक्चर खर्च होंगे। तो आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसको हटाते हुए यहां लिख लो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये हेडिंग डाल दी। लिख लें, इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए, अब केमिकल बॉन्ड जो होता है ये दो टाइप का होता है, आपको बताएं। पहला होता है इंटर एटॉमिक और दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर। केमिकल बॉन्ड, इंटर एटॉमिक केमिकल। तो इसमें आप पढ़ेंगे इंटर एटॉमिक मतलब ये जो बनता है बॉन्ड, ये किसके बीच में बनता है, ये बनता है बिटवीन टू एटम्स या मोर देन टू एटम्स। और ये नाम से ही बता रहा है, देखो इंटर का मतलब होता है कई सारे, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये किसके बीच में बनता है, दो मॉलिक्यूल या
दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, तो ये आपको ध्यान रखना, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ये एटम के बीच में। इंटर मतलब बहुत सारे, एटॉमिक मतलब एटम, ये एटम्स के बीच में, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इनकी जो टाइप्स है, तो पहला बॉन्ड जो बनता है आपने पढ़ा है 9th-10th में, वो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब एक लेक्चर हम इसके ऊपर खर्च करेंगे, है ना। इसके अंदर हम आपको बताएंगे इसकी फॉर्मेशन कैसे होती, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, कब बनता है ये बॉन्ड, ये सब बातें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ये सब लेक्चर होने वाले हैं, ध्यान रखिए, कोवैलेंट। तीसरा हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, या जिसका तीसरा नाम है सेमी पोलर बॉन्ड। और चौथा पढ़ेंगे हम मेटेलिक बॉन्ड। ये सब आपको डिटेल में समझाए जाएंगे अलग अलग लेक्चर के अंदर, है ना। तो टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो दो टाइप की होती हैं, ये और ये। इंटर एटॉमिक में आपको बताया कि अगर जब दो एटम या उससे ज्यादा एटम्स, है ना, उनके बीच में बॉन्ड बनता है तो वो इंटर एटॉमिक, और उसके ये टाइप्स हैं। तो जैसे आपने यहां लिखा है इसका फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक, कंडीशन, ऐसे ही सबका लिखवाया जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे मैंने आपसे कहा ये वाटर है ना, कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो ये आपस में जिस फोर्स से इंटरकनेक्टेड होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, जैसे मैंने कहा ये HF है, ये भी HF है, कई सारे मॉलिक्यूल हैं, तो आप देखोगे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। तो अभी तो सिंपल बता रहे हैं, तो इसमें एक तो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इतना कीमती है कि कई बुक्स ने, जो अच्छी बुक्स हैं, उन्होंने तो इसको चैप्टर बना रखा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अ टॉपिक, इट्स अ चैप्टर। अब सोचिए जो चैप्टर है उसमें कितना खजाना होगा, कितने क्वेश्चन बन सकते होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इसमें इसके बारे में बताएंगे कि भाई ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पे पूरे डिटेल में चर्चा हो। और दूसरा आप पढ़ेंगे वांडरवाल फोर्सेस या बॉन्डिंग, कुछ भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, यहां पर वाल में ये दीवार वाला वाल नहीं है, ये WAA है। वांडरवाल फोर्स, ये भी, ये दोनों के दोनों क्या होती हैं, ये वीक फोर्स होती है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड हो या ये हो, ये दोनों वीक फोर्सेस हैं। इनकी बॉन्ड एनर्जी 2 से लेकर 35 किलो कैलोरी पर मोल तक होती है। मतलब एक मोल को आपको ब्रेक करने में इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। जबकि ये वाले देख रहे हैं सारे बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इनकी बॉन्ड एनर्जी 200 से लेके 380 किलो कैलोरी पर मोल, और इसकी वैल्यू वेरी भी करती रहती है बुक टू बुक। अब वांडरवाल को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसके लिए भी एक पूरा लेक्चर मिलेगा, है ना। इसके 5 टाइप्स होती हैं, तो
आप पढ़ोगे उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल, आयन डाइपोल, मतलब ऐसे कई सारे आपको उसके पार्ट्स मिलेंगे। सबसे कमजोर फोर्स यही होता है वैन डर वाल, ध्यान रखना इस बात, है ना। सबसे ज्यादा मजबूत होता है आयनिक, फिर उसके बाद में नंबर आएगा इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, और लास्ट में आता है वैन डर वाल। और वैन डर वाल में भी आप पढ़ोगे सबसे कमजोर फोर्स जो है वो होता है लंदन फोर्स। ये पूरी डिटेल आपको पढ़ाई जाएगी, तो अभी आप इसको लिख लो, है ना। फिर मैं आपको बताता हूं ये बॉन्डिंग होती क्यों, फिर हम एक एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लिख लो। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कारण है जिसकी वजह से केमिकल बॉन्डिंग होती है, वो लिखिए। देखिए, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे दो कारण होते हैं मुख्य। पहला तो होता है स्टेबिलिटी। हर एटम ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। जैसे आपने भी सोचा होगा, भाई हर व्यक्ति भी यही चाहता है मैं स्टेबल हो जाऊं, है ना। मेरे जीवन में जो है एक अच्छी नौकरी लग जाए, उसके बाद एक स्टेबिलिटी मिल जाए, सुकून से रहूं अपने परिवार के संग। इसी के लिए आप बेटे जद्दोजहद कर रहे हो। क्या कह रहे हो बेटा सुरेश? तो मैं समझ रहा हूं इस बात को, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति यही इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि साहब मेरी एक अच्छी नौकरी लगे। उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है जिससे उसका बोर्ड अच्छा हो जाए, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो, वो इंजीनियरिंग लाइन या मेडिकल लाइन में जाए या किसी और लाइन में, है ना। अच्छी नौकरी लगे, उसके बाद स्टेबिलिटी हो, धन आएगा तो स्टेबिलिटी होगी, है ना। फिर मानसिक शांति होगी। ऐसे ही हर एटम ये चाहता है कि आपने सुना होगा 9th-10th में ऑक्टेट रूल, कि हर एटम ये चाहता है मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो एक तो वो तरीका वो भी है, वो क्लासिकल है, वो भी बता देते हैं, लेकिन मेन जो है वो है स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ध्यान रखें फिजिक्स वाला फंडा जो आपको बताया गया है। ध्यान है, फिजिक्स के अंदर क्या लगता था, ये वाला फंडा। तो फिजिक्स के अंदर जो फंडा लगता है वही लगाया जाएगा कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। आपने समझा होगा वर्क एंड एनर्जी के चक्कर में कि आपके पास ये बाउल है, एक बॉल को यहां रख दो, एक को यहां रख दो, आप बताओ, खुद सोचो, स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा है इसमें ज्यादा है, कौन स्टेबल है, ये बात। लेकिन ये हाइट पर है, इसकी हाइट ज्यादा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया। वर्क एंड एनर्जी में करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सवाल, है ना। तो बेटा ये ध्यान रखिए, और इसको ग्राफ से भी समझा देती हैं, वर्क एंड एनर्जी का जो ग्राफ है। तो ये ध्यान रखें, सबसे पहला पॉइंट है केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि हर एटम चाहता है मैं स्टेबल हो जाऊं। तो स्टेबल होने के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, ये समझा दिया है आप, है ना। अब वो कैसे देख रहे हैं तो वो आपको ग्राफ से भी समझा सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी है, और दो एटम के बीच का डिस्टेंस, ये दो एटम है, ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस पर है। तो वो जो डिस्टेंस है वो यहां लिख दिया है, आर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा, है ना। तो जिसको मैं यहां ना बना, यहां बनाता हूं, नहीं तो ये आ नहीं पाएगा इस पिक्चर में। ये बनाता हूं पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में ग्राफ, तो आपने पढ़ा होगा, ये ग्राफ आता है। ध्यान है आपको।
तो ये आर ध्यान रख लेना, ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम। मान लो इसको एम मान लो एटम, इसको एम मान लो। तो एटम में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इसका न्यूक्लियस। तो मान लो इसके न्यूक्लियस को या ये इसको एम और पी मान लो। तो इस वाले का न्यूक्लियस एन एम हो गया, इसका न्यूक्लियस एन पी हो गया, और इसमें चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब इसमें आपको मालूम है दो टाइप का फोर्स काम करता है। देखो, इसके न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बताओ सेम चार्ज में क्या हो रहा होगा, रिपल्शन। ऐसे ही इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में भी क्या हो रहा होगा, रिपल्शन। तो इन दोनों में जो लग रहा है वो रिपल्शन हो रहा है। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, या इसका पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, अगर इसको ले लें, है ना, या इसका इलेक्ट्रॉन ले लें और इसका न्यूक्लियस ले लें, तो बताइए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच में क्या काम कर रहा होगा, अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज। तो दो टाइप का फोर्स काम करता है एटम के बीच में, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से। तो आप क्या देखोगे, जब ये दूर दूर होती हैं उस समय अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होता है। देखिए तो होगा क्या, आगे जाने पर आर बढ़ता जा रहा है। आर बढ़ेगा तो क्या होगा, सोचिएगा। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा इनके बीच में, तो आप देख रहे हो ये पोटेंशियल एनर्जी जो वाई एक्सिस पर है ये ऐसे बढ़ रही है। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है। तो जब आर टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा होता है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। अब आप धीरे धीरे आर को कम करते जाओ, कम करते जाओ। देखो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, ढंग से देखिएगा, एक पॉइंट ऐसा आ रहा आर जिस समय ये मिनिमम हो गई है पोटेंशियल एनर्जी। और आप जानते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उस समय स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। समझ में आ रही मेरी बात? आर कम करते जाओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करते जाओ। मान लो इतना रह गया है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है इनके बीच में, ये आर ऐसा आता है जिस समय पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे आर कम करने पर मिनिमम हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब है स्टेबिलिटी मैक्सिमम। अब इसके बाद ये और पास नहीं आएंगे। तो ये जो आर होता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, इसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये वो डिस्टेंस है जहां के बाद एटम और पास नहीं आ सकता। आप देख रहे हो इसके बाद यहां तक क्या काम कर रहा था, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो ये वाला कर्व जो दिखाई दे रहा है ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेटर है किससे, रिपल्शन से। और इसके बाद इस लाइन के बाद हम पीछे की तरफ आर और कम करते जाएं तो धीरे धीरे देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इसके बाद और पास तो आ नहीं पाएगा, है ना। इससे पास लाने की कोशिश करोगे तो अब दूर भागेगा। तो इस समय क्या होगा, रिपल्शन डोमिनेंट हो जाएगा, अट्रैक्शन। अब रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस आपने देखा जिस समय ये क्या थी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, यही डिस्टेंस आर जो है इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ग्राफ से भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये था कि भाई स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, दो एटम पास पास आना चाहते हैं। अब वो पास पास आते हैं तो आप देखोगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मतलब बॉन्डिंग हो रही है। दूसरा पॉइंट है टू कंप्लीट ऑक्टेट। ये सब आपने पढ़ा ही कि भाई हर एटम ये चाहता है, जैसे मान लो आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया,
तो सोडियम का आपको मालूम ही है एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो क्या होगा सोचिए, ये चाहेगा मेरे बाहर 8 हो जाए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। लेकिन ध्यान रखना, आयन जो बनता है या जिसमें से निकलता है इलेक्ट्रॉन, वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब आप कहोगे गैसियस में तो सोडियम होता ही नहीं, तो आपको वहां पर हमने पढ़ाया था कि सोडियम पहले सॉलिड स्टेट में होता है ना, क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है, उसको पहले गैसियस स्टेट में लाते हैं, पढ़ा होगा आपने, सब्लिमाइज करते हैं। तो उसके लिए वो आपने पढ़ा हीट ऑफ सब्लिमेशन, है ना। ये सब चीजें आपको बोर्न-हेबर साइकिल में पढ़ाएंगे। तो ये समझ लीजिए, पहले सॉलिड को गैस में लाते हैं, तब आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या दे सकते हैं। तो इसलिए पहले आपको इसको गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा। तो अब आप देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये था, अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने, तो ये रह गया। तो इसमें ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, नहीं कर लिया? इसके बाहर 8 हो गए, नहीं हो गए? तो हर एटम चाहता है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो स्टेबल होने के लिए बाहर 8 चाहिए। अब ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, नियॉन जैसा, उसका भी तो यही होता है 2,8। ऐसे ही आप हेलोजन को ले लो, हेलोजन क्लोरीन ले लिया, इसका 17 होता है। अब बताइए, जिसके बाहर 7 है वो 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। लेकिन ध्यान रखें, लेगा या इलेक्ट्रॉन तभी दे सकता है जब गैसियस स्टेट में ये बन जाए। अब इसके बाहर कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा इन दोनों ने क्या एक्वायर कर लिया, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी ट्रांसफेरेंस को जब NaCl जुड़ती हैं तो Na 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Cl उसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना। तो आपको ध्यान हो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसको रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो बताइए कि आयंस बन गए, बन गए? तो ये आयनिक बॉन्ड बनता है, आप पढ़ेंगे। और इसको बनने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इन दोनों के तो बाहर 8-8 हो चुके हैं। फिर क्यों जुड़ रहे हैं ये आपस में, क्योंकि ये दोनों गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट में चीज अनस्टेबल होती है, एक जगह रह तो सकती नहीं है, दूर दूर भागेगी। इसलिए ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, आप पढ़ोगे, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो आयंस के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए आप पढ़ोगे आगे चल के कि इसकी वजह से ही क्या नाम पड़ गया इसका, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यह आपको आगे चल के पढ़ाया जाए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहलाता है। तो ध्यान रख लो कि अब ये गैसियस स्टेट में है, इसीलिए इन दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी आपस में जुड़ना पड़ा। जबकि बॉन्ड कब बनता है कि हर आदमी चाहता बाहर ऑक्टेट हो जाए, ऑक्टेट तो हो गया, फिर क्यों जुड़े ये दोनों आपस में, क्योंकि ये दोनों गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, भागेंगे एक दूर, अनस्टेबल है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोजिट चार्ज की वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, जिसकी वजह से इसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में पड़ गया है। तो दोनों कारण मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होना चाहती है। क्लियर?